तो जिन्हें इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता ना, इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने नहीं आते, जिनको ये नहीं पता कि इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किस तरह के स्ट्रक्चर्स का यूज करना पड़ता है, कौन से फॉर्मूले के यूज करने पड़ेंगे, तो आज की इस वीडियो में आप ये सब कुछ सीखने वाले हैं। तो आज हम इंग्लिश के बेस को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश में सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल टेंस। जब भी आप कोई सिंपल सेंटेंसेस वाला जो है स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें आपको इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले एसयूबी का मतलब है सब्जेक्ट लिखना है, एचबी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद आपको वर्ब लिखना है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है। दूसरा, जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। बाकी सब कुछ पहले जैसा रहेगा, जैसे यहाँ पर पहला लिखा हुआ है ना, उसी की तरह का सब कुछ रहेगा। उसके बाद जब इंटरोगेटिव आप सेंटेंसेस बनाओगे तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। बाकी सब कुछ देखिए सेम है। ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। जब आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर वर्ब लिखनी है और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है। इस तरह से आपको इसे याद रखना है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, इनके स्थान पर हम किस तरह से हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट होगा वो टेंसेज को लेकर होगा। टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उनको हम यहाँ पर लगाना सीखेंगे। अब जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में आपको इंडेफिनिट में क्या करना है, डू डज हेल्पिंग वर्ब लगानी है। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में आपको इजम आर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। प्रेजेंट के परफेक्ट में आपको हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है। इसी तरह से जो आपका पास्ट है इसके इंडेफिनिट में डिड लगाना है, पास्ट के कंटिन्यूअस में वाज वर लगाना है और पास्ट के परफेक्ट में हैड लगाना है। जो आपका फ्यूचर है इसमें फ्यूचर के इंडेफिनिट में आपको विल लगाना है, फ्यूचर के कंटिन्यूअस में आपको विल बी का यूज करना है और परफेक्ट में आपको विल हैव का इस्तेमाल करना है। तो ये था किसी भी सेंटेंस को बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर, और उसमें किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो भी हमने यहाँ पर बता दिया है। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को परचेज नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया है। इंग्लिश के क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। A to Z वीडियो लेक्चर्स होंगे, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, प्राइस होगा सिर्फ 299। ठीक है। तो जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट रूल को समझते हैं, जो है आपका सब्जेक्ट। यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्सन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आखिर ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते क्या हैं? वैसे तो ये होते हैं जैसे ही, सी, इट, वी, यू, दे, आई या फिर किसी व्यक्ति का नाम, ये वाले वर्ड्स होते हैं। इन वाले वर्ड्स का ही इस्तेमाल हम सब्जेक्ट की तरह करते हैं। ठीक है। लेकिन चलिए देखते हैं किस तरह से इनको यूज करेंगे। और बाकी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला ये है जिसको मास्टर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है ये डिसाइड करने के लिए आपको पर्सन कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि किस तरह से पर्सन को हम यहाँ पर फिट करते हैं। तो चलिए सीखते हैं इनको। तो यहाँ पर ये है आपका सब्जेक्ट और ये है आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो ये पीछे सब्जेक्ट है ये आगे, और पीछे जो ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को देखिए किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पर आप इन सारे वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ही, सी, इट, इस तरह से। और जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर आप जैसे मी हो गया, आई का मी हो गया, वी का अस हो गया, यू, देम, हिम, हर, इट, इन सारे वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आई का मतलब भी मैं होता है और मी का मतलब भी मैं होता है, वी का मतलब भी हम होता है और अस का मतलब भी हम ही होता है। इसी तरह से दे का मतलब भी वे होता है और देम का मतलब भी होता है।
लेकिन डिफरेंस यहाँ पर आता है, जब भी मैं, हम, तुम ये सब्जेक्ट में आएंगे तो आपको आई, वी, यू, दे इनका इस्तेमाल करना है, और जब ऑब्जेक्ट में आएंगे तो मी, अस, यू, देम इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको आगे कभी इसमें कोई दिक्कत ना हो। आगे देखिए, अब हम समझने वाले हैं एक सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को, जो है आपका वर्ब। अगर आपके वर्ब समझ में आ जाता है तो ये लगा लीजिए कि 50% काम आपके सेंटेंस का हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ब है ना, ये दो तरह की होती है। ठीक है, एक तो होती है आपकी मेन वर्ब, जिसे आप हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, जिसे आप सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्प कराने वाली क्रिया, सहायक क्रिया। जो मेन वर्ब है इसमें आपके आते हैं जैसे प्ले हो गया, सिंग हो गया, वॉच हो गया, रन हो गया, स्लीप हो गया, यानी कि जो आपके कार्य होते हैं, जिन कार्यों को, जिस कामों को आप करते हैं ना, जिन काम को आप करते हैं, वो आपके मेन वर्ब के अंदर आते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के अंदर आपके वो आते हैं जो मैंने आपको पीछे स्ट्रक्चर में पढ़ाई थी ना, हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव। और जो आपकी ये जो मॉडल वर्ब है, इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जैसे शुड हो गया, वुड हो गया, कुड हैव हो गया, हैज बीन हो गया, विल हो गया। तो इन सब का इस्तेमाल मैंने आपको पीछे बता दिया था किस तरह से आपको करना है इन हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, बाकी जो ये मॉडल्स हैं इनको हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो मेन वर्ब है ना, इसकी फॉर्म्स भी यूज होती हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन हो सकता है कि आज तक आपने इनकी 3 ही फॉर्म देखी हो, लेकिन असलियत में इनकी 4th और 5th ये फॉर्म्स भी होती हैं। तो यहाँ पर जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके आगे लिखा हुआ है प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म में लिखा हुआ है पास्ट, थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है परफेक्ट, 4th फॉर्म में कंटिन्यूअस और 5th फॉर्म में प्रेजेंट। तो इसका मतलब है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो ज्यादातर प्रेजेंट में यूज होगी, जो सेकंड फॉर्म है ये पास्ट में यूज होगी, जो थर्ड फॉर्म है ये परफेक्ट में यूज होगी, जो 4th फॉर्म है ये कंटिन्यूअस में होगी। तो चलिए इनको देखते हैं किस तरह से इनको करेंगे। जैसे गो है, गो का हिंदी में मतलब होता है जाना, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। अच्छा, ये 4th और 5th कहाँ से आए हैं इनको समझ लीजिए। जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं ना, तो वो आपकी 4th फॉर्म बन जाती है, और जब आप इसमें एस या ईएस लगाते हैं तो वो वर्ब की 5th फॉर्म बन जाती है। इसी तरह से डू का हिंदी में मतलब होता है करना, और डिड इसकी सेकंड फॉर्म है, डन इसकी थर्ड फॉर्म है, डूइंग और डज इसकी 4th और 5th फॉर्म है। इसी तरह से आपकी जितनी भी वर्ब्स होती हैं, जितनी भी मेन वर्ब होती हैं, वो सब 5 तरह की होती हैं। इसी तरह से ईट का एट बन जाएगा, ईटन बन जाएगा, ईटिंग बन जाएगा, और ईट्स बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमने हेल्पिंग वर्ब देखी थी उनको किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है अपने सेंटेंस में। अब जैसे डू, डज और डिड, इन तीनों को लेकर भी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। हो सकता है कि आपने इनके बारे में पढ़ रखा हो, लेकिन आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आई हो कि आखिर किस तरह से इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप सेंटेंस को गलत कर देते हैं जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं। तो डू, डज और डिड जब हम इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे तो ये 2 तरह का सेंस निकालेंगी, एक तो नेगेटिव का और एक इंटरोगेटिव का, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगी और एक तरफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगी। और यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि डू, डज और डिड इन तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। गलती से भी आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई सी फॉर्म नहीं लगानी है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो यहां पर डू, डज और डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। आगे देखते हैं, जो हमारा इजएमआर है, वाज वर है और विल बी है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपके सेंटेंस में कंटिन्यूटी को दिखाते हैं। जो इजएमआर है ये प्रेजेंट की कंटिन्यूटी को दिखाएगा, वाज वर पास्ट की कंटिन्यूटी को, और विल बी फ्यूचर की कंटिन्यूटी को दिखाएगा। यहां पर जो इनके साथ वर्ब यूज होगी उसमें आपको आईएनजी लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद आपका जो इज है और जो आपका वाज है ना, इज और वाज, ये आपके यूज होंगे ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम को हम इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, और जो आर है और जो वर है वो आपका किस किस के साथ यूज होगा? वो होगा आपका ही, सी, इट को छोड़कर बाकी सबके साथ, यानी कि ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के अलावा जो भी आपका बच जाता है सबके साथ आपको आर और वर का इस्तेमाल करना है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा जो आपका हैज है और हैड और विल हैव, ये हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो देखिए, हैज, हैव और हैड और विल हैव, इनके साथ एक तो आपको वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और जो आपका हैज है ये यूज होगा ही सी इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। हैव इस्तेमाल होगा ही सी इट को छोड़कर बाकी जो बच जाता है उन सब के साथ। और जो आपका हैड है और विल हैव है इनमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ये सब के साथ यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको, मुझे आशा है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं किस तरह से हमें यूज करना है। आगे हम इनका एक इंपॉर्टेंट रूल और देखेंगे कि यहाँ पर ये जो हमने अब तक देखा है इनको एक साथ देखेंगे, एक साथ किस तरह से यूज करते हैं। तो आपका जो हैज है, डज है, इज है और वाज है, इनके साथ आप किसका यूज करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर का। ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं ही सी इट, जैसे ही हैज, सी हैज, इट हैज, या फिर ही डज, सी डज, इट डज, या फिर ठीक है इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैव, डू, वी और आर। इनके साथ आपको किसका इस्तेमाल करना है? इनके साथ आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जो बच जाते हैं उन सब का इस्तेमाल कर देना है। ठीक है, और जो हैड है, विल है और डिड है इनमें कोई लिमिटेशन है ही नहीं, ये सब के साथ इस्तेमाल होते हैं, तो आप इनको सबके साथ ही इस्तेमाल करना है। समझ में आ गया आपका क्या किस तरह से आपको क्या क्या यूज करना है। अब चलिए आगे देखते हैं कि हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसको हम किस तरह से यूज करेंगे। तो जो सब्जेक्ट है इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता। यदि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी ग्रामर आपको आती है तो आपको पता होगा कर्ता को इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता यानी कि कार्य को करने वाला, तो वाक्य में जो काम को करने वाला है उसी को आप कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, वाक्य में काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे सीता घर जा रही है, तो यहाँ पर कार्य को कौन कर रहा है? क्या काम है पहले ये बताइए। काम है यहाँ पर घर पर जाने का, है ना, तो इस घर पर जाने के काम को कौन कर रहा है? सीता कर रही है। तो सीता कौन है यहाँ पर? वाक्य में काम करने वाली है और इसलिए सीता सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश में बोलेंगे सीता इज गोइंग होम, सीता घर जा रही है। सेंटेंस है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का। नेक्स्ट है वह खेलता है। अच्छा, यहाँ पर काम क्या है? यहाँ पर खेलने का काम है ना। अब कर कौन रहा है इसको? वह, तो वह कौन है? सब्जेक्ट है। तो कैसे बोलेंगे? ही प्लेज, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। राहुल जा चुका है, तो राहुल क्या कर चुका है? जाने का काम कर चुका है। अच्छा, जाने का काम किसने किया है? राहुल ने किया है, तो राहुल आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो राहुल हैज गॉन, ये प्रेजेंट के परफेक्ट का सेंटेंस है। यहां पर आपको बता दूं सीता, ही और राहुल आपके सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर इज और हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग, प्लेज और गॉन ये आपकी मेन वर्ब है, और यहाँ पर होम आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो हमें समय और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं? एक तो हमें ये बताएंगे कि ये जो सेंटेंस है ये किस समय का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। उसके बाद दूसरे वाक्य में ये हम दूसरी बात हमें क्या बताते हैं, ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि सब्जेक्ट कैसा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है। कुछ हद तक ये जानकारी सब्जेक्ट के बारे में भी दे देते हैं। बाकी समय के बारे में तो 100% जानकारी देंगे, सब्जेक्ट के बारे में 70% आपको क्लियर करा देंगे। तो यहां पर सेंटेंस देखिए, पापा घर पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं। ठीक है, अब यहां पर हिंदी में हमें कैसे पता चला पापा घर पहुंच गए हैं? मतलब हिंदी में तो हम रोजाना बोलते हैं, हमें पता चलता आता है कि भाई इसका सेंस क्या है, तो आपको सेंस को पकड़ना है। तो ये गए हैं जो है ना लास्ट में, इससे हमें पता चल गया कि पापा घर पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए पापा हैज रीच्ड होम। अब यहां पर जो हैज है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो पापा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहां पर हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस है प्रेजेंट के परफेक्ट का, और ये जो हैज है वह इसके बाद हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया था। वह खाना खा लेगा, तो यहां पर इसको देखकर ही हमें पता चल रहा है सेंटेंस को कि वह खाना खा लेगा, मतलब भविष्य की बात हो रही है, भाई आने वाले समय में खा लेगा। अभी उसको भूख नहीं है, मान लीजिए कोई बच्चा है छोटा और उसको भूख नहीं है, आप उसको खाना खिला रहे हैं, वो नहीं खा रहा, तो बोले कोई बात नहीं बाद में खा लेगा, है ना। तो मतलब आने वाले समय में खा लेगा, तो फ्यूचर का सेंटेंस है। हिंदी में पता चल गया। इंग्लिश में हमें सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी उससे पता चलेगा, तो विल का इस्तेमाल हम फ्यूचर में करते हैं, तो ही विल ईट फूड, वह खाना खा लेगा। तुमने उससे पूछा, अब देख कोई बात है, मुझसे बोले तुमने उससे पूछा, तुम आ गए थे, मतलब पास्ट का सेंटेंस है, तो बोलेंगे डिड यू आस्क, डिड यू आस्क। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव जो हम बनाते हैं ना, तो सब्जेक्ट से पहले ये लिखते हैं, है ना, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कैसे बने हैं, ये मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था
यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आए तो आप पहले वहां से दोबारा उनको देख लीजिए एक बार अच्छे से, फिर आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है कार्य, जो काम सब्जेक्ट करता है। आपके सेंटेंस में जो काम है ना उसको जो करता है, सब्जेक्ट जो करता है जिस काम को, उसी को वर्ब कहते हैं। जैसे कि राम दूध बेच रहा है, तो राम यहाँ पर क्या काम कर रहा है? दूध को बेचने का काम कर रहा है। तो काम क्या है? दूध को बेचना, बेचना काम है। तो बेचना क्या बन गया? वर्ब बन गया। तो कैसे बोलेंगे? राम इज सेलिंग मिल्क। जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है इंग्लिश में। तो राम इज सेलिंग मिल्क, तो हेल्पिंग वर्ब है इज, राम है सब्जेक्ट, सेलिंग आपकी वर्ब हो गई। वह बगीचे में खेलता है, तो बोलेंगे ही प्लेज इन द गार्डन। ही प्लेज इन द गार्डन, तो खेलना यहाँ पर आपका क्या हो गया? ये वर्ब है। राहुल स्कूल जा चुका है, जा चुका है, जाने को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो ये है प्रेजेंट के परफेक्ट का, ये सेकंड वाला था प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, और ऊपर वाला था प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का। तो राहुल हैज गॉन टू स्कूल, राहुल स्कूल जा चुका है। ठीक है, इस तरह से आप वर्ब का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस पर सब्जेक्ट काम करता है। सब्जेक्ट जिस पर काम करता है, या फिर जो सब्जेक्ट के काम का असर पड़ता है ना जिस पर, वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि राम दूध बेच रहा है, राम तो सब्जेक्ट है जो काम को कर रहा है। क्या काम कर रहा है? बेचने का काम कर रहा है। ये बेचने का जो फर्क है, बेचने का जो असर है वो किस पर पड़ा है? दूध पर। ये बेचने का कार्य दूध पर ही तो किया जा रहा है। अब यहाँ पर कल को सब्जी होती तो बेचने का कार्य सब्जी पर किया जाता, क्योंकि सब्जी को बेच रहा है वो। तो दूध यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। कैसे बोलेंगे? राम इज सेलिंग मिल्क, राम दूध बेच रहा है। वह बगीचे में खेलता है, तो बोलेंगे ही प्लेज इन द गार्डन। कहां पर खेलता है? बगीचे में। तो उसके खेलने का जो असर है वो किस पर पड़ा है? बगीचे पर। राहुल स्कूल जा चुका है, कहां जा चुका है? स्कूल। तो स्कूल यहाँ पर क्या है? स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो राहुल हैज गॉन टू स्कूल, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो में कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।